तो हमारे पास 10.4.1 का टॉपिक है व्यतिकरण में तरंगों के परिणामी विस्थापन और परिणामी तीव्रता के लिए क्या निकालना है, व्यंजक। व्यतिकरण में हम पढ़े थे कि दो तरंगें हैं जो कला संबद्ध स्रोत से आती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनकी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उनकी तीव्रता में कितना परिवर्तन होगा ये हमको निकालना है, ये सूत्र है। तो इस रेसिपी के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पहली तरंग का विस्थापन, व्यतिकरण में हम कितनी तरंगें लेते हैं, दो, और दोनों कैसी होती हैं, कला संबद्ध। और कला संबद्ध का मतलब है कि उनका कलांतर नियत होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये हो जाएगा, लिखना बंद कर लीजिए आप लोग, y1 ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये पहली तरंग का समीकरण है। अब ये आया कहाँ से, तो जब आप लास्ट में 11th में तरंग वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर तरंगों के समीकरण दिए थे, वहाँ से ये तरंग का समीकरण है। ठीक है, फिलहाल इसको आप याद कर लीजिए कि y1 का मान क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी। यहाँ y का मतलब है विस्थापन, a का मतलब है आयाम, और यहाँ ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग, और t का मतलब समय है, फाई का मतलब कलांतर, कोणों का अंतर। दो तरंगें हैं तो हो सकता है कि वो अलग अलग कोण से जा रही हों, तो क्या हो गया, कोणों का अंतर। ये लाइन समझ में आ गई। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, पहली तरंग का विस्थापन। ठीक, पहले आप समझेंगे, लिखने का काम ना करिए, छोड़ दीजिए। अब दूसरी तरंग का विस्थापन, दोबारा से मैं यही वाला समीकरण लिख रहा हूं, सेम ही है, सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें प्लस फाई है, इसमें प्लस फाई नहीं है। दूसरा समीकरण है ये, है ना। तो ये मैं लिख देता हूं, y2 बराबर a cos ओमेगा टी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो हमारे पास कितनी तरंगें हो गई, दो तरंगें। अब व्यतिकरण में हम पढ़ते हैं कि दोनों तरंगों का अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण का मतलब होता है एक बिंदु पर आपस में वो आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में आएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, y बराबर y1 प्लस y2। इसकी सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हम पढ़े थे अध्यारोपण में कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसी से बनता है। देखो, ये परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टेप में अब क्या करना है। तो यहाँ पर अगला स्टेप देख लेते हैं, y1 और y2 का क्या करना है, मान रख देते हैं। तो यहाँ y की जगह y रखे, y1 का मान देख लीजिए, a cos ओमेगा टी प्लस क्या है, फाई। ये किसका मान हो गया, y1 का। फिर प्लस लगा है, ये पूरा मान यहाँ से उतार दिया हूँ, ये वाला मान लिखना होता है। ये क्या है, a cos ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से ये मान हो गया। अब मान रखने के बाद आगे का भाग देखते हैं। यहाँ से a दोनों में है ना, यहाँ से अब समझना, उसमें स्टेप नहीं लिखा, यहाँ पर a दोनों में है। कॉस तो है लेकिन कोण अलग अलग है, तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर a मैं बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ आपको समझना है क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा था, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है 4-5 स्टेप का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस, ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस हो गया फाई, प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला a है, ये वाला a है, इसको कॉमन में बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसके अलावा, इसको छोड़ने के अलावा जो बचा है वही सब किस में रख देंगे, कोष्टक में रख दिए। ठीक, अब अगला स्टेप देखो, एक ज्यामिति का ये सूत्र होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा कि यदि हमारे पास cos a प्लस cos b है तो हम इसका सूत्र जानते हैं 2 cos a माइनस b बटे 2 cos a प्लस b बटे 2। अब समस्या ये है कि जो लोग बायो के हैं तो 10th तक ये सूत्र था ही नहीं, ये 11th 12th के गणित में है। ठीक है, हाँ, पर यहाँ cos a माइनस b बटे 2 और cos a प्लस b बटे 2, और शुरू में क्या होता है, 2।
अब इस सूत्र को अप्लाई करना है तो आप ये समझो कि कॉस तो है मेरे जगह पर, ए नहीं है, ए का मान ये वाला ले लेना है और बी का मान ये वाला ले लेना है और इस सूत्र को लगा देना है। ठीक है, उस साइड का लिखेंगे। ठीक, चालू करें। तो यहाँ पर y बराबर ये हो गया a और ये मैं कोष्टक लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ इस साइड का लिखना चालू करता हूँ। पहले क्या लिखा है 2 cos, तो मैं ये लिख देता हूँ 2 cos। फिर क्या लिखा है a माइनस बी का बटे 2, तो यहाँ पर a का मान देखो कितना है, हाँ, तो ये है ओमेगा टी प्लस 5, फिर माइनस b है तो माइनस ओमेगा टी और इस पूरे के बटे में क्या है 2। ठीक है, अब आगे के स्टेप में चलते हैं। यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं लगा ना, तो हाँ तो चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखा है सीधे cos, फिर क्या लिखा है a प्लस बी, माने a का मान ये है तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस क्या हो गया ओमेगा टी और इसके बटे में आ गया 2 और इस कोष्टक को ऐसे बंद कर दिए। केवल सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के बाद आप चाहे साइड में या नीचे जैसे जगह मिले उस सूत्र को आप लिखेंगे, है ना। जो सूत्र आप अप्लाई किए हो उसको वहां पर क्या कर देना, लिख देना। ठीक, आगे के स्टेप में इसको हल करके देखते हैं। तो y बराबर ये हो जाएगा a, अभी मैं इस कोष्टक को नहीं खोल रहा हूं, ये हो गया 2। ठीक है, अब इसमें से देख लो आप कि ये ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचा क्या मेरे पास cos, क्या बच रहा है 5 और बटे में क्या बचा 2। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। फिर ये cos लिखा है तो cos कर देता हूं, ओमेगा टी जुड़ा तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी और प्लस क्या हो गया 5 और पूरे के बटे में क्या रहेगा 2। इस तरह से मैं लिख दिया। तो घटाने जोड़ने के बाद जो आता है वो आपको लिख देना है, इसमें भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगले स्टेप में देखते हैं, इस बड़े कोष्टक को भी खोल देते हैं। तो y बराबर ये 2 है ना, 2 इधर आ जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ 2a। 2 नहीं लिखते, संख्या पहले लिखी जाती है। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ अब cos 5/2 और ये लिख देता हूँ cos और ये लिख देता हूँ ओमेगा टी प्लस 5/2। इसको सोचो भला कैसे आ गया। हाँ, इसको यहाँ समझना, यहाँ पर मेरे पास है 2 ओमेगा टी प्लस 5 और बटे में क्या है 2। उस 2 को आप अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो क्या बचा इधर ओमेगा टी, उधर क्या बचा 5/2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जो ये निकला ये विस्थापन का समीकरण निकल गया। ये किसका निकल गया विस्थापन, है ना, ये परिणामी विस्थापन आ गया। इस तरह से हमको विस्थापन निकाल लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनसे यदि तुलना करें तो cos ओमेगा टी 5 छोड़ करके जैसे इनमें a आया है, इनमें क्या आया है a, तो इसमें a के साथ ये भी आया है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्या कहलाएगा आयाम। फिर से देखते हैं, कोई भी तरंग का समीकरण होता है उसमें 2 चीज होता है, एक उसका आयाम वाला भाग होता है और दूसरा उसका कोण वाला भाग होता है। तो ये जो पूरा का पूरा कोण वाला तो ओमेगा टी और 5 वाला है, इसमें ओमेगा टी कुछ आया है क्या, नहीं आया। तो यहां से यहां तक ये इसका क्या कहलाएगा आयाम। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे और करते हैं। अभी ये वाले स्टेप में इतना सारा था जिसमें सूत्र लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा लंबा है, बाकी फिर सरल सरल स्टेप है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ये वाला हमारा अब ये स्टेप आया, तो मुझे क्या पता करना है परिणामी आयाम। तो इसमें से ये जो वाला भाग है इसको क्या लिख देंगे परिणामी आयाम। तो यहाँ लिख देंगे उसी तरह से परिणामी आयाम बराबर कितना 2a cos 5/2, ऐसे बराबर करके ही लिख देंगे परिणामी आयाम बराबर 2a cos 5/2। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बराबर लगा के इतना ही आपको लिख देना है। ठीक, अब एक नियम होता है कि इसमें मुझे तीव्रता भी पता करना है। क्या पता करना है तीव्रता। तो तीव्रता के लिए एक सूत्र होता है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है ना, माने आयाम का वर्ग कर दो तो किसके बराबर हो जाएगी तीव्रता के। तीव्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं, यहाँ लिखा है क्या इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी की स्पेलिंग क्या हो गई? आई। तो तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? आई से। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आई बराबर, थोड़ा ध्यान देना, ये कहता है कि तीव्रता आयाम के वर्ग के बराबर है। आयाम ये है ना, इसका वर्ग करें, है ना, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ए का वर्ग कितना होगा? ए स्क्वायर। कॉस का वर्ग कितना होगा? कॉस स्क्वायर। कोण का तो होता नहीं है, इसी के साथ ही रहता है, कॉस स्क्वायर 5/2। इस नियम के अनुसार इसको कर दिए। ठीक है, यहां पर भी ये ए ही आया है ना, तो ये ए का वर्ग माने आयाम का वर्ग है। आयाम को वर्ग को ही हम उसकी प्रारंभिक तीव्रता मान लेंगे, तो आई 0, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, इस ए स्क्वायर को हटा के क्या लिख देना है? आई नॉट, माने शुरू की तीव्रता कितनी है। शुरू का आयाम ए था, तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? आई नॉट। आयाम कहता है कि यदि आयाम का वर्ग कर देंगे तो किसके बराबर होता है? तीव्रता के। तो यहां भी आयाम का वर्ग है, उसको हम क्या लिख देंगे? तीव्रता। ये हमारा तीव्रता का सूत्र आ गया, सिंपल सा है। तो इसमें तो वैसे लिखा, केवल ऐसे लिखा देना है इसको, पर समझना है कि आया कैसे कैसे। अब इससे हमको यह बताना है कि व्यतिकरण 2 तरह का था, एक था विनाशी व्यतिकरण और एक था क्या? संपोषी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में शर्त थी कि जो उसका कलांतर होता है वो पाई का क्या होना चाहिए? समगुणक, है ना। और जो विनाशी व्यतिकरण है उसमें जो कलांतर है वो पाई का क्या होना चाहिए? विषम गुणक। तो अब हम दोनों कंडीशन में निकालते हैं, तो यहां पर देखते हैं, ये है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त में जो फाई का मान होता है वो क्या होता है? 2n पाई। समझ में आ गया? संपोषी व्यतिकरण में जो मान है, यहां पर मैं लिख दिया, संपोषी व्यतिकरण में फाई का मान कितना है? 2n पाई। तो मुझे यहां से आई का मान चाहिए। आई बराबर, अब समझना, ये 4 लिखा तो मैं 4 लिख दिया, आई नॉट की जगह आई नॉट लिख दिया, ये कहां गायब हो गया? इसकी बात करते हैं। यहां पर यदि मैं 2n पाई लिखूं, 2n पाई, है ना, तो यहां पर जो इसका मान होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो इसका कलांतर है 0 का या पाई का समगुणक होना चाहिए। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो इस सभी का मान कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये है कि संपोषी व्यतिकरण में उसकी तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है। जो शुरू की आई माने हो गया प्रारंभिक तीव्रता, है ना, तो जो संपोषी व्यतिकरण जब होगा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम इसमें लिख लेते हैं क्या? विनाशी व्यतिकरण। तो परीक्षा में आएगा इसी तरह की, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कितने गुना बढ़ जाती है? खाली वाले स्थान में पहुंच दिया तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब विनाशी व्यतिकरण में जो फाई का मान होता है वो होता है 2n+1, और ये क्या होता है? पाई, माने विषम गुणक होता है। जब विषम गुणक होगा तो यहाँ पर पाई/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 का मान क्या होता है? 0। तो सीधे आपको लिख देना है आई बराबर कितना हो जाएगा? 0। माने विनाशी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता का मान क्या हो जाता है? 0। माने वहां पर उसकी तीव्रता आयाम ही नहीं बचता ना, कल मैं चित्र बना के दिखाया था, तीव्रता उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा इसका मसला है। अब थोड़ा सा देखते हैं। अब ये है कि मान लीजिए 2 तरंगे वैसे ही मिले, ये हम बोल रहे थे कला संबद्ध वाली, यदि अकला संबद्ध मिले तो थोड़ा सा समझना। यहां पर मैं अलग से पॉइंट लगा दी हूं, यहां तक ये हो गया जो टॉपिक था, है ना, अलग से लिख रहा हूं। यदि अकला संबद्ध स्रोत हूं, अकला संबद्ध स्रोत के लिए आई बराबर क्या होता है? 2I0। इसको समझना है। यदि स्रोत 2 तरंगे हैं, दोनों तरंगे अकला संबद्ध हैं, तब उनकी जो तीव्रता होगी सिर्फ क्या होगी? 2 गुनी। और यदि दोनों स्रोत कला संबद्ध है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी? 4 गुनी। परीक्षा में आपको ये दोनों प्रश्न पूछता है खाली स्थान में, इसलिए ध्यान रखना है कि कला संबद्ध स्रोतों के मिलने से तीव्रता कितना गुना हो जाता है। तो कितना होगा? 4 गुना। ये व्यतिकरण वाला है, ठीक। और अकला संबद्ध से होगा तो क्या होगा? 2 गुना। माने सीधे सीधे जोड़ दो, पहली वाले का I0 है, दूसरे वाले का I0 है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? 2I0।
ठीक है। लेकिन जो ये व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। व्यतिकरण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, तो इसकी ऊर्जा कहां गई यार? जीरो कैसे हो गई? ठीक है, तो इसमें ऊर्जा कैसे चली गई इसको समझना है। जो ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण में खत्म हुई है वही किसके पास चली गई? संपोषी के पास चली गई। मतलब ये है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास 100 रुपए हैं, दोनों, है ना, तो वो एक व्यक्ति से 100 रुपए ले लिया तो उसके पास कितना बचा? पहले फिर से बात करते हैं। दो व्यक्तियों के पास 100 रुपए है, तो कुल मिला के उनके पास कितना है? 200 रुपए है। अब हम एक काम करते हैं, एक व्यक्ति से हम 100 रुपए ले लिए, उसके पास कितना हुआ? 0। अरे हाँ, उससे ले लिए ना 100, हाँ, उसके पास क्या बचा? 0। और जिसके पास हम ले मिला उसके पास कितना हुआ? 200। तो इसका मतलब जिससे कम हुआ वो इधर क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही है, विनाशी व्यतिकरण में जो ऊर्जा गायब होती है वो ऊर्जा कहां दिखती है? संपोषी, है ना। इसकी ऊर्जा किसके पास चली जाती है? संपोषी के पास चली जाती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो यहां व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है, क्योंकि यहां पर विनाशी व्यतिकरण की ऊर्जा किसमें चली जाती है? संपोषी व्यतिकरण। जो ऊर्जा इसमें लुप्त होती है, गायब होती है, वो किसमें चली जाती है? संपोषी व्यतिकरण।